हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है आपको? हेलो, गुड इवनिंग। अंजलि, गुड इवनिंग। सोनाली, वेरी गुड इवनिंग। मंजीत कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं पे हूं। संडे था इस वजह से। मेरी आवाज आ रही है? सैफी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, छुट्टी होगी ना होली की। हाँ, आज बिल्कुल, आज मंडे है। आशुतोष, इसमें 22 को ये खत्म हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन आपका 22, 22 तारीख को खत्म हो जाएगा। होली तो 25 को है ना सारा? होली 25 को है। नहीं निकिता, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं है बेटा। अच्छा, मुझे यार आइडिया नहीं था, मैं पता करता हूं। ओके, रोहित कह रहे हैं 24 को है, हो सकता है। हाँ बिल्कुल, विशाल सही कह रहे हो आप। शुभ संध्या, शुभ संध्या अभिषेक। मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। आप सभी लोग ठीक हैं? देखो, अभी हम पल्लवी, गुड इवनिंग। अभी क्या है, हमारा एल्कीन आज खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग एल्काइन करेंगे और उसके बाद फिर है बेंजीन। तो हमारा हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा। निकिता, नंबर कम आ रहे हैं तो ठीक है, देख लेते हैं किस वजह से कम आ रहे हैं, उसको ठीक कर लेंगे। रीना, मुझे बात करने दो एक बार सर से, मैं बात करके पता करता हूं कि क्या इसकी रेमेडी क्या है। नीतीश, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आकांक्षा, डोंट वरी, पर आएंगे बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे ना, देखेंगे कहां पे। शुभ संध्या। हाँ, उसके बाद फिर रिवीजन होगा ना मंजीत। यस, जब कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर रिवीजन। नीट स्टूडेंट, अभी कुछ नहीं, टाइम जस्ट जस्ट अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आप बिल्कुल टाइम पे हो, परफेक्ट टाइम पे हो। तो सभी लोग आ गए हैं भाई। सूफिया, वेरी गुड इवनिंग। विद्यासागर, ना कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा कोर्स बिल्कुल लेट नहीं है, यू आर ऑन द टाइम। आप देखो, बाकी के जो पार्ट है उनको आप पढ़ते रहो। 22 को आपका ये खत्म। देखो, मैं बताऊं मैं क्या करने वाला हूं। अभी हम एल्कीन को खत्म करेंगे, फिर एल्काइन को खत्म करेंगे, और फिर उसके बाद जो बेंजीन है वो करने के बाद इसके जो क्वेश्चन है ना 22 को, वो हम सिर्फ डिस्कशन रखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन का। यानी हमारा जो कोर्स है ना वो 21 को। अंजलि, हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है अंजलि। आकांक्षा, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, है ना। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने आपको पढ़ाया और लग रहा है, तो आप बिल्कुल उसको शेयर करिए, मैं आपके साथ में हूं, है ना। और उस चीज को गलत नहीं होने देंगे, आप टेंशन ना करो। आपका फ्यूचर हमारी जिम्मेदारी है।
हाँ अभिषेक, बिल्कुल हेल्प करेंगे। अंजलि आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो मैंने कराया है उसकी मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपके साथ में हूं, मैं उसको अच्छे से आपको हेल्प करूंगा। नहीं आंचल, बिल्कुल नहीं। अच्छा, व्हाइट कलर का यूज करें, चलो व्हाइट कलर का यूज कर लेंगे, है ना। व्हाइट कलर का आज 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 हम लोग कलर व्हाइट यूज करेंगे बोर्ड पे। ओके, डोंट वरी। तो लास्ट टाइम में मैंने आपको हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कराया था, राइट। विद्यासागर देखो, टेस्ट में सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखो कि जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन को छोड़ना सीखो। नंबर 1, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करो। नंबर 2, जो क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उनको पहले करो, राइट। नेहा मैंने तो शेयर करा दिया। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो बच्चों मेरी एक बार में फाइनली और एक बार पूछ लूं सभी लोगों से, मेरी वॉइस सबको आ रही है प्रॉपर वे में? एक बार यस बोल दो, सभी को प्रॉपर वॉइस आ रही है? ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो भाई लेक्चर नंबर 6, और इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। हमने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा था, राइट। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में एल्कीन से एल्कोहल हमने हुआ था। लास्ट टाइम में हमने क्या पढ़ाया था कि एल्कीन को अगर हम यहां पे, मुझे क्या दे रखा हो, एल्कीन दे रखा है, और उस एल्कीन को मुझे किस में बदलना है, एल्कोहल में। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ रखी थी, राइट। ये रिएक्शन हमने पढ़ रखी जिसमें हम एल्कीन को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, राइट। और ये बदलने के लिए मैंने आपको 3 तरीके बताए थे कि एल्कीन को एल्कोहल में आप कैसे बदलोगे। पहले एल्कीन को एल्कोहल में बदलने के लिए हमने क्या बताया था, H+ के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन कर दो। दूसरा हमने क्या बताया था कि एल्कोहल में बदलने के लिए यहां पे मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ आप वाटर ऐड करोगे और क्या करोगे, NaBH4 के साथ रिएक्ट करा दोगे, राइट। तीसरा तरीका मैंने क्या बताया था, तीसरा तरीका मैंने ये बताया था कि यहां पे BH3 जो कि THF सॉल्वेंट के साथ लेंगे और H2O2 विद द NaOH लेंगे। तो एल्कीन को एल्कोहल में हमने 3 तरीके से चेंज किया था। क्लियर है? ये बात हमें समझ में आ गई थी या किसी को कंफ्यूजन है? राइट। अब आइए देखते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं एल्कीन का हैलोजिनेशन, है ना, यानी एल्कीन का हैलोजनीकरण। आज की पहली रिएक्शन हमारी यही है, एल्कीन का हैलोजनीकरण। एल्कीन का हैलोजनीकरण अर्थात एल्कीन पे हम क्या जोड़ने वाले हैं, क्या जोड़ेंगे, हैलोजन जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे आओ देख लेते हैं। ये हमारे पास एल्कीन है,
इस एल्कीन पर हमने किसका एडिशन करा दिया? हैलोजन का। क्या बन जाएगा देखो, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। यहां पे हम सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं? CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने क्या लिया हुआ है? सॉल्वेंट लिया हुआ है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एल्कीन का हैलोजनीकरण, राइट? हां, अब यहां पे अगर हम बात देखें तो ये हमारे पास क्या है? ये एल्कीन है हमारी, और इसको हम क्या बोलेंगे? विसनिल डाई हैलाइड बोलेंगे। अब यहां समझने की बात है, क्या समझना है मेरे को कि भाई हैलोजन में हम क्या ले सकते हैं। यहां हम हैलोजन की जगह या तो क्या ले लेंगे? क्लोरीन ले लेंगे, और या हम क्या ले लेंगे? Br2 ले लेंगे। I2 हम यहां पे यूज नहीं करेंगे। तो देखो, एल्कीन पर हमने किसको जोड़ा है? एल्कीन पर हमने हैलोजन को जोड़ा है। हैलोजन में हमने कौन सी हैलोजन लिया है? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन लिया है। आयोडीन हम यहां पे नहीं लेंगे, राइट? तो आइए देख लेते हैं। ये बात तो समझ में आ गया ना? एल्केन का हैलोजनीकरण मतलब क्या होगा? विस डाई हैलाइड बनेगा। इस रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो ये रिएक्शन में क्या होता है? ये किस प्रकार की रिएक्शन होती है? तो यह इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? यह इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। कौन? हैलोजनीकरण। कैसी अभिक्रिया होती है ये? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। हां, मैं बताऊंगा, प्रज्ञा भी बताता हूं कि आयोडीन क्यों नहीं, F2 और I2 नहीं लेंगे, मैं बताता हूं क्यों। दूसरा पॉइंट आप पहले देख लेते हैं। योगात्मक अभिक्रिया होती है। दोनों हैलोजन परमाणु का जो योग होता है वो कैसा होता है? दोनों हैलोजन परमाणु का योग एंटी होता है। कैसा होता है? एंटी होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक हैलोजन का परमाणु ऊपर की तरफ होगा तो एक क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। तो दोनों हैलोजन परमाणु का योग कैसा होता है? एंटी होता है। पॉइंट नंबर 3, दोनों हैलोजन परमाणु का जो योग है वो एक दूसरे के कैसा होता है? एंटी होता है। पॉइंट नंबर 2। नंबर 3, इसमें चक्रीय हैलोनियम आयन बनता है। क्या बनता है? हैलोनियम आयन मध्यवर्ती बनता है। मध्यवर्ती का निर्माण यहां पे किसके रूप में होता है? हैलोनियम आयन के रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें चक्रीय हैलोनियम आयन मध्यवर्ती बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ यह हुआ, देखो, कि अगर मैं यहां पे ये एल्कीन का डबल बॉन्ड लिया, राइट, और इस पर मैंने यहां ब्रोमीन का एडिशन करा दिया, तो ब्रोमीन के एडिशन से
मैं सबसे पहले अगर देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये देखो यहां पर ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां सॉल्वेंट हमने क्या लिया हुआ है, CCl4। तो ये देखो चक्रीय हेलोनियम आयन मध्यवर्ती बनता है। ठीक है, चौथा पॉइंट अगर हम बात करें, फोर्थ नंबर का पॉइंट, फोर्थ नंबर का अगर हम पॉइंट बात करें, इसका जो योग है वो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार नहीं होता है ना। यह मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार नहीं होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें यहां पे, देखो पहला पॉइंट क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन्स में ही योगात्मक अभिक्रिया है, दोनों हाइड्रोजन परमाणु का योग एंटी होता है, इसमें चक्रीय हेलोनियम आयन बनता है और इस पर मार्कोनिकॉफ का नियम फॉलो नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ रही सभी लोगों को? बोलिए। आगे देखते हैं। चलो, फोर्थ पॉइंट हुआ, अब फिफ्थ पॉइंट आओ देख लेते हैं। देखे I2 के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है, जिसके कारण उत्पाद अस्थायी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने यहां पे एल्कीन लिया हुआ है और इस पर हम क्या करें, आयोडीन का योग करा दें। चलो यहां पे हमने क्या किया, I2 का योग करा दिया, तो ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? उत्क्रमणीय हो जाएगी। उत्क्रमणीय होगी तो क्या होगा, ये दोनों वापस आ जाएंगे। यहां पे देखें, अखिलेश्वर मेश्राम, चलो मैं बाद में इस पर बात कर लूंगा बेटा, राइट। देखो, अब देखो यहां पे अगर मेरे पास यहां एल्कीन है, कौन सी, ये देखें मेरे पास अगर एल्कीन यहां पे कौन सी है, और मैं इस पर ब्रोमीन का एडिशन कर रहा हूं, कौन सी एल्कीन है मेरे पास, सिस। ब्रोमीन का एडिशन मैंने बताया कैसा होगा, एंटी। क्या बनेगा, यहां जो उत्पाद बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये जो उत्पाद बनेगा वो कौन सा बनेगा, रेशमिक बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इसके साथ साथ इसका प्रतिबिंब समावयवी भी बनेगा। ये कब होगा, जब हमने यहां पे सिस एल्कीन लिया है। सिस एल्कीन पर ब्रोमीन का जब एडिशन करेंगे तो रेशमिक मिश्रण प्राप्त होगा। यहीं पर अगर हम एल्कीन को कैसा ले लेंगे, ट्रांस के रूप में ले लेंगे। कैसा? ट्रांस एल्कीन ले लेंगे। तो ट्रांस एल्कीन पर जब हम ब्रोमीन का एडिशन करेंगे तो अभी भी एडिशन कैसा होगा, ये एंटी ही होगा। लेकिन
उत्पाद इसमें कैसा मिलेगा? हमें यहां पे उत्पाद के रूप में मीजो मिलेगा। क्या मिलेगा? मीजो मिल जाएगा। चेक कर लें, ये हैलोजनीकरण में यहां तक की बात समझ में आ रही है हमें, या किसी का कोई कंफ्यूजन है? देखें और बताएं। लास्ट पॉइंट आओ इसका देख लेते हैं। और देखें इसका लास्ट 7th पॉइंट, ब्रोमीन जो कि एक द्रव है, यह किस प्रकार का होगा? इस अभिक्रिया के उपरांत इसका जो रंग है वो क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाता है। इसीलिए क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? असंतृप्तता परीक्षण भी बोलते हैं। असंतृप्तता असंतृप्तता परीक्षण कहते हैं इसको, ठीक है ना? असंतृप्तता परीक्षण इस परीक्षण के द्वारा कार्बन कार्बन पाई बंध की उपस्थिति की पुष्टि होती है। याद रखना, कौन देंगे ये परीक्षण? एल्कीन और कौन देंगे? एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन इस परीक्षण को देंगे। बेंजीन कभी नहीं देता संतृप्तता के परीक्षण को, ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बात समझ में? हाँ, ऑरेंज येलो कलर का द्रव होता है ये। हर्षिता, सारा मैंने ये बोला है, ब्रोमीन द्रव है ना बेटा, ब्रोमीन द्रव है जो नारंगी पीले रंग का होता है। नारंगी पीले रंग का होता है। अभिक्रिया होने के बाद इसका पीला रंग, ये जो नारंगी पीला रंग है वो गायब हो जाता है, राइट? हाँ निकिता, देखो इसके अंदर में क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है, ये रंग किसके कारण है? ब्रोमीन के कारण है ना। और जब अभिक्रिया होती है, यहां देखो अभिक्रिया होती है तो Br2 यहां पे जुड़ गया ना,
ब्रोमीन कार्बन से जुड़ गया तो रंग गायब हो जाएगा ये। राइट, क्लियर है ये? तो ये बात समझ में आ जाएगी। चलो अब मैं अगली रिएक्शन पे चलता हूं। अगली रिएक्शन क्या है? एल्कीन का ऑक्सीकरण, है ना? एल्कीन का ऑक्सीकरण, एल्कीन है उसका हम ऑक्सीकरण करने वाले हैं। एल्कीन का ऑक्सीकरण, एल्कीन के ऑक्सीकरण में दो प्रकार से ऑक्सीकरण होगा। एल्कीन का ऑक्सीकरण, मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पे ये एल्कीन प्रेजेंट है ना? तो एल्कीन का ऑक्सीकरण जब हम करेंगे तो इसको दो तरीके से देखें। ये देखो, जिसमें केवल और केवल पाई बंध टूटता है, क्या होगा यहां पे? पाई बंध टूटने के कारण ऑक्सीकरण होगा, या फिर यहां पे दोनों बंध सिग्मा तथा पाई के टूटने के कारण ऑक्सीकरण होगा। यह दो प्रकार से ऑक्सीकरण हो सकता है, जिसमें केवल पाई बंध टूट जाए, सिग्मा बंध वैसे का वैसा ही रहे। तो देखो, एल्कीन का जब ऑक्सीकरण होगा तो दो प्रकार का ऑक्सीकरण होगा, एक पाई बंध टूट जाए और एक जिसमें पाई और सिग्मा बंध दोनों ही टूट जाएं। ठीक है? तो यहां पे देखो, पाई बंध टूटने के कारण, पाई बंध टूटने के कारण क्या बनता है? उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? तब यहां पे डाइऑल बनता है। क्या बनता है? डाइऑल बनेगा। यानी यहां पे इस ऑक्सीकरण के द्वारा विष डाइऑल का निर्माण होता है। क्या होता है? पाई बंध टूटने के कारण एल्कीन का जो ऑक्सीकरण हो रहा है उसके कारण उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिलेशन। OH तथा OH का योग, ये जो अभिक्रिया है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? OH तथा OH का योग, यानी हाइड्रोक्सिलेशन। याद रखें, पाई बंध टूटने के कारण डाइऑल बनता है और डाइऑल बनने को हाइड्रोक्सिलेशन कहेंगे। इस हाइड्रोक्सिलेशन में OH और OH का योग होगा। क्या ये बात समझ में आ जाएगी हमें? बोलिए। बताइए, एल्कीन का ऑक्सीकरण दो प्रकार से होगा, एक पाई बंध टूटने के कारण और एक पाई और सिग्मा दोनों बंध टूटने के कारण। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? ओके। अब देखो, ये जो पाई बंध है ना, ये किस तरह से टूटेगा और OH और OH किस प्रकार से टूटेगा। यहां पे देखो, यहां पे क्या होता है? यहां दोनों ही बंध टूट जाते हैं। दोनों ही बंध क्या हो जाएंगे? दोनों ही बंध क्या हो जाएंगे? पूरे तरीके से ये टूट जाएंगे। यानी इन दोनों बंधों का टूटना होगा और इनके टूटने से ये जब टूटेंगे, ऑक्सीकृत होंगे, तो बनेगा क्या उत्पाद के रूप में? तब यहां पे क्या बन जाएगा? यानी दोनों अगर टूट जाएंगे और यहां पे या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। राइट?
या फिर यहां पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, जब पाई बंध और सिग्मा बंध दोनों टूटते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन का उत्पाद बनेगा, या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन का मिश्रण बनेगा। आई बात समझ में? बोलिए। अब मैं एक काम करता हूं, दोनों रिएक्शन को अलग अलग करके आपको समझा देता हूं। देखो, यहां पे जब ऑक्सीकरण होगा इस वाले में, है ना, यहां पे, तो ये दोनों पाई बंध, जैसे मान लेते हैं ये पाई बंध है और ये सिग्मा बंध है, तो दोनों टूट जाएंगे। उनके टूटने से एल्डिहाइड या कीटोन एक उत्पाद के रूप में बन जाएगा, या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन मिलेगा। बोलिए, ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो बताओ। अब आइए देखते हैं, पाई बंध टूटा। यहां देखो, मान लिया कि मेरे पास यहां पे ये कार्बन और कार्बन का पाई बंध है, राइट। तो इसको मैं एक काम करूंगा, अब मुझे इस पर OH लगाना है, यानी मैं यहां पे लिखने वाला हूं कौन सी रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोक्सिलेशन। ध्यान से देखिए, हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिलेशन में हम क्या करेंगे, OH और OH का योग करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सीन एडिशन। सीन एडिशन अगर हम करेंगे तो सीन एडिशन करने पर हमें क्या मिलेगा, दोनों OH ग्रुप हमारे क्या होंगे, एक ही साइड होंगे। दोनों OH ग्रुप हमारे क्या होंगे, एक साइड होंगे, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, सीन एडिशन। मान लिया कि यहां पे हमारी जो एल्कीन है वो R, H और H है, तो ये क्या हो गया, R ये भी क्या हो जाएगा, अगर इसमें एंटी एडिशन हमें करना है, मतलब ये दो प्रकार से होगा। तो देखो, हाइड्रोक्सिलेशन यहां दो प्रकार से हो सकता है, कौन सा, सीन एडिशन बोलते हैं, सीन एडिशन। मंजीत, सीन एडिशन का मतलब हुआ कि दोनों OH एक ही साइड में जुड़ेंगे। एंटी का मतलब हुआ कि दोनों OH अलग अलग साइड में जुड़ेंगे, राइट। अब देखो, मुझे सीन एडिशन करना है, तो सीन एडिशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, आओ देख लेते हैं। सीन एडिशन करने के लिए, सीन एडिशन मुझे करना है, इसके लिए मेरे पास दो अभिकर्मक हैं। एक क्या है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, जो कि कैसा है, एल्केलाइन है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा,
दोनों OH एक ही डायरेक्शन में लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है, दोनों। और दूसरा मेरे पास अभिकर्मक क्या है यहां पे, दूसरा मेरे पास अभिकर्मक है इसकी जगह पे, यानी हम कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 ले लेते हैं एल्केलाइन, और या फिर हम यहां पे क्या ले लें, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, और उसके साथ हम क्या ले लें, H2O। ध्यान रखें, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सीन एडिशन, सीन एडिशन, राइट। अब यहां पे देखो, डाइल्यूट कोल्ड जो KMnO4 है और एल्काइन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बेयर अभिकर्मक कहते हैं, बेयर अभिकर्मक कहते हैं, बेयर अभिकर्मक के नाम से ये जाना जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेयर अभिकर्मक कहते हैं। नहीं नेहा, सिन और एंटी अलग होता है, सिस और ट्रांस अलग होता है, सिन एंड एंटी अलग होता है, सिस एंड ट्रांस अलग होता है, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। मैं बता दूंगा इसमें डिफरेंस क्या होता है, राइट। पर अभी जैसे मैंने बताया कि मुझे एल्कीन पर सिन एडिशन करना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा रिएजेंट में, या तो मैं यहां पे कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 ले लेता हूं जो कि क्षारीय प्रकृति का होगा, है ना, और या तो हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ वाटर ले लेंगे, वो भी हमें सिन एडिशन देगा। मंजीत बिल्कुल नहीं, सिन और सुंदूर जान, कोई बात नहीं बेटा, आ तो गए ना, कोई बात नहीं, अभी ज्वाइन कर लो। तो सिन एडिशन समझ में आ जाएगा सभी लोगों को, अगर नहीं आया है तो बता दो, मैं बता देता हूं वापस से। नेहा, सिस और ट्रांस सिन और एंटी से अलग होते हैं। बोलो, कोई बात नहीं अदिति, मैं अभी आपको बता देता हूं, अभी मैं बता देता हूं, डोंट वरी, आगे चलता हूं मैं। अच्छा ये बताओ, मैंने यहां सीन एडिशन लिखा हुआ है, सीन एडिशन में देखो, सीन एडिशन में मैंने दोनों OH को सेम साइड में जोड़ा हुआ है, सीन एडिशन। सीन एडिशन का मतलब होगा, यहां पे ध्यान से देखें, ये एक साइड में हमने ऐड किया हुआ है, राइट। अगर मुझे इस पे एंटी एडिशन करना होता, तो एंटी एडिशन करने के लिए आओ मैं देखो क्या करता, है ना, एंटी एडिशन अगर मैं करता यहां पे, एंटी एडिशन, ये मेरे पास यहां पे क्या है, एल्कीन है। इस एल्कीन पर मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, है ना, सबसे पहले मैं यहां पे पर एसिड के साथ, पर एसिड या फिर सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा, और दूसरा मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ, H2O के साथ। तो क्या हो जाएगा, एंटी एडिशन में देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, OH अलग अलग डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये जो पर एसिड है ना, ये क्या होता है, आओ देख लेते हैं। पर एसिड, आइए देखते हैं। पर एसिड, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें पराक्साइड बंध उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है,
जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, देखो इसको बोलते हैं पर एसिटिक एसिड, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पर मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, पर मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, पर मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। MCPB, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। अदिति, अब मैं आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसको समझा देता हूं, राइट। यहां तक की बात समझ में आ गई। एंटी एडिशन, इसमें दोनों OH ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग तल पर होंगे। कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें। आफरीन, यहां देखो परऑक्साइड बंध, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है उसी को हम परऑक्साइड बंध बोलते हैं। ये वाला बंध हमारा क्या कहलाता है, ये परऑक्साइड बंध है। देखो यहां पे क्या ये परऑक्साइड बंध यहां और यहां उपस्थित है या नहीं, देखो तो आदित्य। तो रेशमा, अब देखो आगे तो कोई बात नहीं है, अब यहां से कंटिन्यू करो। परऑक्साइड बंध समझ में आ गया। और इसको एक क्वेश्चन से मैं समझाता हूं। देखो जैसे मान लो कि मेरे पास यहां पे ये एक एल्कीन है, क्या दे रखा है, देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, एल्कीन दिया हुआ है। अगर इस एल्कीन पे मैं क्या लिख रहा हूं, डाइल्यूट कोल्ड केमेनोफोर, जो कि एल्केलाइन है। ध्यान से देखो तो क्या होगा, इस एल्कीन पे ये दोनों OH क्या हो जाएंगे और दोनों H क्या हो जाएंगे। ये कैसा एडिशन हुआ, ये सिन एडिशन हुआ, दिख रहा है कुछ। अगर यहीं पे हम क्या ले लेते, पर एसिड, और उसके बाद H2O से रिएक्शन करा देते, तो क्या होता, इन दोनों में कुछ फर्क समझ में आ रहा है। बोलो, इन दोनों में कुछ फर्क समझ में आ रहा है या वही है।
ये देखो ये कौन सी एल्कीन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, ये देखो कौन सा एडिशन करा है यहां पे, क्या बना यहां उत्पाद में, सिस सिन मीजो। समझ में आया कुछ? हाँ, अभी अगर यहीं ट्रांस ले लेते, मान लो इसी में हम ट्रांस ले लेते, है ना, जैसे अगर एल्कीन यहीं पे हमने क्या लिया होता, अगर हमने यहां पे ट्रांस ले लिया होता और डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 के साथ हम क्या करा देते, देखो क्या बन जाता, देखो ट्रांस के साथ और सिस के साथ सेम प्रोडक्ट आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, जबकि दोनों में सीन एडिशन हो रहा है, दोनों में ही सीन एडिशन हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, बताइए, बोलो। ट्रांस एल्कीन सीन एडिशन कराने पे अलग प्रोडक्ट देती है और सिस एल्कीन सीन एडिशन कराने पे अलग प्रोडक्ट देती है। देखो और बताओ, अदिति समझ में आया आपको? हर्षिता, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत सारे बच्चों में यह डाउट रहता है, तो मैंने कहा आज इसको ना क्लियर ही कर देते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो बताओ और समझाएं इसको। आफरीन, अब तो कभी भी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर मेरे को सिस एल्कीन दे रखी है ना, तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है बेटा, ये बात ध्यान रखना। देखो सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन पर सीन एडिशन करेंगे तो मीजो बनेगा, नोट कर लेना है। सिस एल्कीन है, सीन एडिशन करेंगे तो मीजो बनेगा, नंबर 1। सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन करेंगे तो रेशमिक बनेगा। ट्रांस एल्कीन है, सीन एडिशन करेंगे तो रेशमिक बनेगा। और ट्रांस एल्कीन है, राइट, और एंटी एडिशन करेंगे तो मीजो बनेगा। जरा ध्यान से देखें, ये मैंने 4 अलग अलग वर्ड लिख दिए। देखो सी का मतलब क्या है, सी मतलब क्या हुआ, सी फॉर, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सी फॉर सिस, एस फॉर सीन, एम फॉर मीजो, टी फॉर ट्रांस, ठीक है ना, आर फॉर रेशमिक, रेशमिक, ए फॉर एंटी। अब तो सभी को समझ में आ जाएगा कि अभी भी नहीं आएगा? कोई बात नहीं है संध्या, कोई बात नहीं, कोई लेटर नहीं हो, सही है। अब तो याद कर लोगे, अभी भी नहीं कर पाओगे। ये कब लगाना है? जब हमें एल्कीन सिस या ट्रांस दे रखी हो, एडिशन सीन और एंटी दे रखा हो, तब। बोलिए, इज इट क्लियर? दिलीप बताया तो, अगर एल्कीन सिस होगी, सीन एडिशन होगा तो मीजो प्रोडक्ट बनेगा।
ट्रांस अगर एल्कीन होगी, सीन एडिशन होगा तो रेसमिक बन जाएगा। अंकुर, इज इट क्लियर बेटा, या कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर में? बोलिए। क्लियर है ना ये पॉइंट? राइट, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर आप एक बार और चेक कर लो, इफ यू हैव एनी डाउट। डन, फिर आगे बढ़ूं। अब आइए देखते हैं ऐसा ऑक्सीकरण जिसमें कि दोनों ही क्या हों, ऑक्सीकरण जिसमें सिग्मा तथा पाई दोनों बंध टूटते हैं। दोनों बंध क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। राइट? तो अगर यहां पे दोनों बंध टूट जाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? पहला, ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन ओजोन के द्वारा एल्कीन या एल्काइन या किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण ओजोनी अपघटन कहलाता है। ओजोनी अपघटन कहलाता है। ओजोनी अपघटन कहलाता है ना? इंग्लिश में इसको ओजोनोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। इसी को हम यहां पे ओजोनोलाइसिस भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, ओजोनोलाइसिस। राइट? तो ओजोनी अपघटन क्या होता है? ओजोन के द्वारा एल्कीन या एल्काइन या फिर किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण ओजोनी अपघटन कहलाता है। क्लियर है ये? ओजोनी अपघटन दो प्रकार का होता है। कौन सा? पहला,
ये दो प्रकार का होगा। अपचायक ओजोनी अपघटन। दूसरा आक्सीकारी ओजोनी अपघटन। तो इसके दो अलग अलग पार्ट होंगे, अपचायक और आक्सीकारी ओजोनी अपघटन। हाँ हर्षिता, बिल्कुल कार्बोनिल ग्रुप प्राप्त होता है। तो ओजोनोलाइसिस दो प्रकार की हो जाएगी हमारे पास, अपचायक ओजोनी अपघटन और आक्सीकारी ओजोनी अपघटन। राइट। अब आइए देखते हैं पहला, अपचायक ओजोनी अपघटन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कैसे लिखेंगे? देखो पहले तो आओ देख लेते हैं कि इस अभिक्रिया को लिखा कैसे जाएगा। तो यहां पे मेरे पास क्या होगी, एक एल्कीन होगी। इस एल्कीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे हम लोग? ओजोन के साथ कराएंगे। ओजोन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये ओजोन के जो ऑक्सीजन परमाणु हैं तीनों, वो इस प्रकार से जुड़ जाएंगे और इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको? मोल ओजोनाइड। मोल ओजोनाइड। तो यहां पे क्या हो रहा है, ओजोन का अभी क्या हो रहा है, योग हो रहा है, एडिशन हो रहा है। यानी सबसे पहले एल्कीन पर तो यहां से इसको हमने ऐड किया। अब क्या होगा, इसका पुनर्विन्यास होकर के ये किस में बदल जाएगा? इसका जब पुनर्विन्यास हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा और इसको बोलेंगे क्या? ओजोनाइड। इस ओजोनाइड का जिंक की उपस्थिति में H2O से अपघटन कराने पर, अपघटन कराएंगे मतलब ये जो बंध है इसको हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। यहां से इस बंध को हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो जो हमें उत्पाद मिलेगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, वो देखो क्या बन जाएगा, यहां पे कार्बोनिल उत्पाद हमें मिलेगा। कार्बोनिल उत्पाद मिलेगा। क्या मिलेगा? अपचायक ओजोनी अपघटन में कार्बोनिल उत्पाद मिलता है। हां दीदी बिल्कुल है, एल्डिहाइड में भी है। तो अब यहां देखो, नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है बच्चों इसके अंदर कि अगर डबल बॉन्ड के साथ यहां CH2 है तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करने पे वो किस में बदल जाता है? फॉर्मल्डिहाइड में बदल जाता है। राइट। अगर यहां पे डबल बॉन्ड के साथ CHR ग्रुप लगा है तो किस में बदल जाएगा? ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा। अगर डबल बॉन्ड के साथ यहां पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये किस में बदल जाएगा? कीटोन में बदल जाएगा।
कीटोन में बदल जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है। हाँ, जिंक होगा, जिंक अपचायक के रूप में लेंगे तभी हमें यहां पे एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। तो अपचायक ओजोनी अपघटन समझ में आया? हाँ, जब ये ओजोनाइड यहां पे अभिक्रिया करेगा ना तो जिंक के साथ अगर नहीं होगा तो H2O2 बन जाएगा सारा, इसीलिए जिंक लिया हुआ हमने। क्लियर है ये? इट्स क्लियर? हाँ हर्षिता, अगर यहां से हम जिंक हटा देंगे तो एल्डिहाइड एसिड में बदल जाएगा, कीटोन पे कुछ असर नहीं होगा, कीटोन वैसे का वैसे ही रहेगा। आइए देखते हैं, जैसे मान लो कि हम यहां पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये देखो, क्या होगा अगर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हमने लिया हुआ है और इसका ऑक्सीडेटिव ये अपचायक ओजोनी अपघटन कर दे। क्या कर दे? देखो, पहले इसकी हम अभिक्रिया किससे करा दे? ओजोन से, और फिर इसके बाद हम किससे करा दे? जिंक की उपस्थिति में वाटर से। तो क्या उत्पाद बनेगा इसके अंदर बता सकते हैं हम लोग? CH3 CHO बन जाएगा और HCHO बन जाएगा। क्लियर है या नहीं? देख लो नोट में, यहां पे नोट में जहां पे डबल बॉन्ड CH2 होता है वो किस में बदल जाता है हर्षिता? HCHO में बदल जाता है। जहां डबल बॉन्ड CHR होता है ना, वो RCHO में बदल जाता है, राइट? अब देखो यही चीज हमने यहां किया हुआ है, देखिए। क्लियर है बच्चों ये? आइए देखते हैं एक दूसरे एग्जांपल में। मान लेते हैं कि हमारे पास CH3 यहां पे आइसोब्यूटाइलिन है ना, और इसका अगर मैं ओजोनी अपघटन करता हूं, ओजोनी अपघटन अगर मैं करता हूं, है ना, और ये हमारा कैसा है? अपचायक है, तो क्या बन जाएगा? एक तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा? कीटोन मिल जाएगा, और दूसरा उत्पाद हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा, राइट? एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लो कि यहां पे इधर CH3 लगा हुआ है और इधर क्या लगा हुआ है? दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है। ओजोनी अपघटन कर देते हैं, क्या बन जाएगा उत्पाद में? उत्पाद में एक कीटोन मिलेगा और एक एल्डिहाइड मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ जाएगी या कोई मुश्किल है ये? हाँ बिल्कुल श्रुति, ये CH2 होगा, CH2 ही है ये, है ना, CH2 ही होगा। क्लियर है ये? अच्छा, अब बोर्ड राइटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? दिख रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बोलो। अब तो ठीक है ना? चलो और दो क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। ये देखो, अगर मान लो कि मेरे पास यहां पे एल्कीन इस तरीके के है, ये रिंग के रूप में है ना, यहां पे डबल बॉन्ड लगा है, यहां CH3 लगा हुआ है, और मैं इसका ओजोनोलाइसिस कर रहा हूं, तो यहां से मैं इसको तोड़ देता हूं। देखो
है ना, यहां से मैं इसको तोड़ देता हूं। अब देखो यहां पे कितने CH2 है, 1 2 3, तो मैं क्या लिख दूं इसको, CH3 CO। कितने CH2 हैं यहां पे, 3 CHO। ये इसका उत्पाद बन गया। ये 3 क्यों लिखा हुआ, देखो एक CH2 यहां है, एक CH2 यहां है, एक CH2 यहां है, राइट। अब इसी तरह से अगर मैं ओजोनोलाइसिस करा दूं यहां पे, राइट, इसका अगर मैं ओजोनोलाइसिस करा दूं तो देखो यहां से मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, क्या बन जाएगा, अब कितने CH2 आए पास में, 1 2 3, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फिर यहां पे क्या आएगा, इसी में एक और ले लें, जहां जहां पाई बॉन्ड है उसको तोड़ेंगे, देखो क्या बन जाएगा इसके अंदर उत्पाद, 2 मोल तो ये बनेगा, और क्या बनेगा, 1 मोल CH3COCHO बन जाएगा। हाँ रीना, बिल्कुल आपने मेरी हैंडराइटिंग तो चेंज करा दी। समझ में आ रही है कि नहीं है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे सभी लोगों को। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, सभी लोगों को। देखो ये मैंने 2 मोल कैसे बनाए, और इसको भी समझा देता हूं मैं आपको, नहीं तो बोलोगे सर ने जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में मुझे बताया नहीं, राइट। ये देखो डबल बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, दोनों तरफ हम ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, देखो यहां पे डबल बॉन्ड को हम जोड़ेंगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, देखो डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ेंगे, ऐसा करते हैं इसमें। देखो अभी भी नहीं समझ में आया, बोलिए। इज इट क्लियर? अविनाश क्या नहीं समझ में आया इसमें, आप बताओगे? इन तो तीनों में से किस में नहीं समझ में आया आपको? इन तीनों में किस में नहीं समझ में आया? हर्षिता चलो देखो, हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। डबल बॉन्ड को देखो मैंने तोड़ा है ना, हमारा काम क्या है, हम डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ देंगे। यानी ओजोनोलाइसिस के अंदर हम करेंगे क्या भाई, ओजोनोलाइसिस में हमारे पास यहां पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को हमें क्या करना है, तोड़ना है। सिंपल है, कैंची से इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो देखो क्या बन जाएगा, और मैंने यही किया है, क्या अलग कुछ किया है हर्षिता? देखो अब ऐसा करके देखो, लिख करके, भाई डबल बॉन्ड को हमने तोड़ दिया और आधा आधा तोड़ दिया, आधे के साथ एक ऑक्सीजन, दूसरे के साथ एक ऑक्सीजन चिपका दिया, ऐसे किया हमने।
है ना? क्लियर है ये? चलो, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को यह समझ में आ गया होगा। पूनम, थर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा चलो मैं थर्ड वाला भी समझा देता हूं भाई। देखो मैं एक काम करूं, देखिए क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? ये देखो CH3, जरा ध्यान से बताना, CH3 C डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH, फिर CH ये और डबल बॉन्ड। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं बताइए, है ना? अब इसी को कट करना है तो वो तो कर ही सकते हो। आप लोगों से ज्यादा तोड़ फोड़ में माहिर कौन हो सकता है? यहां से तोड़ो ये, देखो तो यही तो मैंने लिखा है कि 1 मोल यहां से ये बन जाएगा और 2 मोल यहां से ये बन जाएगा। पूनम मिश्रा, इज इट करेक्ट? बताइए, समझ में आया या अभी भी नहीं आया? जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पूछ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग से ये क्लियर हो जाएगा ना। ओजोनोलाइसिस, अपचायक ओजोनोलाइसिस कैसे कराएंगे? ओके चलो, तो अपचायक तो हो गया। अब आओ देख लेते हैं आक्सीकारक। आक्सीकारक कैसे होगा, है ना? आक्सीकारक वाला सिखाता हूं मैं। आइए देखते हैं। आक्सीकारक ओजोनी अपघटन, है ना? आक्सीकारक ओजोनी अपघटन। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ओजोनी अपघटन होगा जिंक की अनुपस्थिति में, यानी अपचायक की अनुपस्थिति में, ठीक है ना? अपचायक जैसे जिंक की अनुपस्थिति में, किसकी? अनुपस्थिति में क्या होगा? एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। राइट? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड बन रहा है तो क्या होगा? मान लेते हैं ये हमारे पास एल्कीन है, हम इसमें ओजोनोलिसिस करेंगे और इसमें H2O दे देंगे। पहले क्या बन जाएगा? अब देखो यहां जो H2O है H2O2 में बदल जाएगा और फिर आगे ये किस में बदल जाएंगे? राइट? तो इस प्रकार से यहां पे इस एल्कीन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। राइट? अगर मेरे पास इस प्रकार की कोई एल्कीन होगी जिसमें कि
तो उत्पाद के रूप में मेरे पास क्या मिलेगा यहां पे, कीटोन का तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला, लेकिन जो एल्डिहाइड बन रहा है उस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण जरूर होगा। कीटोन का तो कोई ऑक्सीकरण होगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन एल्डिहाइड जो बन रहा है वो इस H2O2 के साथ मिलकर के वापस से किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में। बताओ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में किस प्रकार से उत्पाद बनेगा, ये देख लो। क्लियर है? तो अगर हम यहां पे ऐसा बोलें मान लिया हमने कि यहां पे मेरे पास एक एल्कीन है जो इस प्रकार से है, इसका हमने क्या कराना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करा देना है। क्या कराना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करा देना है। तो तरीका ये है, देखो डबल बॉन्ड को हम कट कर देंगे, है ना। पहले तो सीख लेते हैं तरीका कि हम ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को कट कर देंगे, इसको जहां पे भी CH होगा उसको किस में बदल देंगे। तो यहां पे कौन कौन से अम्ल बनने वाले हैं, आओ वो देख लेते हैं। देखो एक तो ये बन जाएगा, एक तो ये अम्ल बनेगा, दूसरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, राइट। अगर इसी में हम एक और एग्जाम्पल को शामिल कर लें जो पहले वाले में भी हमने किया था इस तरीके से, और इसको हम क्या लिखे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या करा दें, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या बन जाएगा, कीटोन CH2 कितने हैं, 3, और लास्ट में COOH। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाएगी बात। एक और एग्जांपल इसी में हम कर लेते हैं। ये हमने टॉलुइन लिया, इसका यहां पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर देते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर देंगे। क्या बन जाएगा, 1 मोल तो ये बनेगा हमारे पास, और 2 मोल हमें क्या मिल जाएंगे, ऑक्सैलिक एसिड मिल जाएंगे। देख लो, चेक कर लो। रेशमा कौन सा प्रश्न नहीं आया बताएंगे? रेशमा बताइए, इसमें से कौन सा प्रश्न नहीं आया आपको? आ गया? क्या हुआ डेंजर दरवेश, रोना क्यों आ रहा है भाई?
किस बात को लेकर के? हाँ, तो एक काम करो ना, यहां पे देखो सेकंड नंबर वाले में है ना, तो ये देखो हम क्या करेंगे, यहां से इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे और यहां पे देखो ये CH है या नहीं है, तो जहां CH होता है उसको COOH में बदलना है, वही तो मैंने किया है। जहां CH होगा उसको COH में बदल देंगे। डेंजर दरवेश क्या बताना है, बोलो। अदिति मुझे नहीं पता। अच्छा, दो अलग अलग बैचेस के हैं। मंजीत अगर CH यहां 4 जगह है, देखो ना, ये देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी बिल्कुल है, तो ये देखो ना, ये 4 जगह है या 5 जगह है मंजीत? 5 जगह है, ध्यान से देखो, एक यहां है, 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 तो 5 जगह अगर CH ग्रुप है तो 5 COH आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 तो यही दिख रहे होंगे तुम्हें, 2 × 2 और एक ये दिख रहा है मंजीत। मंजीत इसको क्या हुआ? हाँ, तो ये बात समझ में आ गई। एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड। कुछ नहीं, वो एक्चुअली तो मंजीत इसमें समझ में आ गया ना कि 5 CH हैं, इसलिए 5 COH ग्रुप आएंगे यहां पे, ये मैंने बताया था, राइट।
अभी तो आवाज आ रही है ना मेरी? अभी आवाज आ रही है? आकांक्षा क्या हुआ बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा है? सेकेंड वाले में 4 जगह CH कहां है भाई? 4 जगह कहां है? एक ही तो CH है ना, सेकेंड वाले में तो एक ही CH है, एक CH है इसलिए एक COH आ जाएगा। एक CH है इसलिए एक COH आ जाएगा। तो ये देखो ना, यहां पे इस जगह पे एक ही CH ग्रुप है ना, एक ही है ना ये देखो। तो एक अगर CH ग्रुप है तो एक COH आएगा ना। अब आइए देखते हैं, गर्म क्षारीय केमेनोफोर के द्वारा एल्कीन का ऑक्सीकरण, एल्कीन का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण कराने पर क्या होगा? देखो, जहां कहीं पे भी CH2 ग्रुप होगा वो बदल जाएगा किसमें? वो CH2 CO2 और H2O में बदल जाएगा। अगर ये ग्रुप उपस्थित है और अगर यहां पे दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो क्षारीय माध्यम में गर्म केमेनोफोर से ऑक्सीकरण कराने पे भी कीटोन ही देगा ये। तो सिर्फ एक जगह देखोगे तो फर्क आ रहा है, CH2 यहां पे CO2 में बदल जा रहा है, ओजोनोलाइसिस में वो COOH में जा रहा था, राइट? तो ऐसा बोल सकते हो कि गर्म क्षारीय केमेनोफोर और ऑक्सीकारक ओजोनी अपघटन दोनों में उत्पाद समान होता है, बस CH2 जो होता है ना यहां पे वो CO2 में बदल जाता है, CH2 चेंज इनटू CO2, राइट? क्लियर है? इज इट क्लियर बच्चों? चलो, तो ऑक्सीकरण वाला पार्ट हमारा हो चुका है। आइए देखते हैं आज की हम यहां पे नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें वो है अगर एल्कीन के पास
अच्छा ठीक है साक्षी, चलो आओ देख लेते हैं, आओ देख लेते हैं। मान लो कि मैंने यहां पे एक एल्कीन ले रखी है, भाई मैंने साक्षी की बात को मान लिया है ना, अब आप लोग मेरी भी बात मानो। ये देखो, ये मेरे पास एक एल्कीन है, ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिया हुआ है, एक एल्कीन लिया हुआ है ना। अब इस एल्कीन को मैं दो प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन कराने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम लोग। पहले वाला ऑक्सीडेशन हमारा कौन सा है, जिसमें हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं, क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। और दूसरा हम क्या करने वाले हैं, हॉट केमेनोफोर, जो कि यहां पे क्षारीय है, इसके द्वारा ऑक्सीकरण कराने वाले हैं, ठीक है ना। यहां पे प्रोडक्ट बन रहे हैं ए, बी और सी, आपको बताना है ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, राइट। तो अगर मैं यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, ध्यान से देखना, और इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, ठीक है ना, संदूष मैंने तो डलवा दिया था, मैंने सारे लेक्चर 5 के भी डलवा दिए हैं। तो देखो इसके अंदर मान लेते हैं क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा CH3COOH, ये वाला प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट यहां पे CH3CH बन जाएगा, और एक प्रोडक्ट इसके लिए क्या बन जाएगा, तो जब हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं है, क्लियर है ये। अब यहां देखो, अगर हम हॉट केमेनोफोर के द्वारा इसका ऑक्सीकरण कराते तो क्या बन जाता, यहां पे भी पहला प्रोडक्ट वही बनेगा, एसिटिक एसिड। दूसरा प्रोडक्ट भी हमारा क्या होगा, दूसरा प्रोडक्ट भी देखो जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पे वो क्या बनेगा, CO2 एंड H2O बनेगा। क्यों, क्योंकि हॉट केमेनोफोर के साथ CH2 जो होता है ना वो CO2 बनाता है, फॉर्मिक अम्ल नहीं बनाता, जबकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के अंदर CH2 किस में बदल जाता है, फॉर्मिक अम्ल में बदल जाता है। क्लियर। यस अमृता, यहां पे थर्ड प्रोडक्ट CO2 होगा, जबकि यहां पे थर्ड प्रोडक्ट हमारा क्या है, यहां पे थर्ड प्रोडक्ट हमारा फॉर्मिक अम्ल है, जबकि उसमें क्या आ रहा है, CO2 आ रहा है। क्या ये प्रश्न समझ में आ गया, इसके क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, बोलिए। एक और कंसेप्ट है वो भी डिस्कस कर देते हैं, और ये चैप्टर एल्कीन वाला खत्म हो जाएगा। एलाइलिक प्रतिस्थापन क्या होता है, एलाइलिक प्रतिस्थापन, चलो मैं आगे। एलाइलिक प्रतिस्थापन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर्षिता बोल रही थी कि आज थोड़ा कम समझ में आ रहा है। हर्षिता अभी तो ठीक है ना, मोमेंटम मिल रहा है, समझ में आ रहा है। सुंदूर जहां मैं डलवा दूंगा बेटा, ना परेशान हो, डलवा दूंगा, डोंट वरी, आपका मैसेज मिल गया। अब एल्काइन बचा हुआ वो करा देंगे, कल तो करेंगे ना उसको। अदिति
यहां तक की चीजें क्लियर है बिल्कुल? ओके, चलो आओ देखते हैं एलाइलिक प्रतिस्थापन क्या होता है। एलाइलिक प्रतिस्थापन, आइए देखते हैं एलाइलिक प्रतिस्थापन। एल्कीन के अंदर एलाइलिक प्रतिस्थापन क्या होता है? एल्कीन में एलाइलिक प्रतिस्थापन, एलाइलिक प्रतिस्थापन। तो अब देखो यहां पे मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, 3 वर्ड लिखे हुए हैं। एल्कीन एलाइलिक प्रतिस्थापन, तीनों को समझ लेते हैं। एल्कीन में एलाइलिक क्या होता है और उस एलाइलिक का प्रतिस्थापन क्या होता है, राइट? क्लियर है? तो देखो एल्कीन में एलाइलिक प्रतिस्थापन, एलाइलिक का मतलब क्या होता है बेटा, आइए देख लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है। एक कार्बन है, उस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है इस तरीके से। उस डबल बॉन्ड के कार्बन पर, डबल बॉन्ड के कार्बन पर एक अगला कार्बन भी लगा हुआ है। इसी कार्बन को हम लोग कौन सा कार्बन बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। कौन सा कार्बन बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। ये एलाइलिक कार्बन कैसा होता है? sp3 होता है। कैसा होता है ये? यानी डबल बॉन्ड से लगा हुआ पहला sp3 जो कार्बन होता है, कौन सा? द फर्स्ट sp3 कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रोपेनवानिन, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। इस एलाइलिक कार्बन से जब हाइड्रोजन लगा होता है, क्या लगा होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एलाइलिक, एलाइलिक हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक हाइड्रोजन, राइट? इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे किसके साथ? क्लोरीन के साथ या फिर ब्रोमीन के साथ। कब? जब टेम्परेचर हमारा 500 डिग्री सेल्सियस हो, राइट? और इनकी मात्रा जब क्या होती है? कम मात्रा होती है। क्या होती है? मात्रा इनकी क्या होती है? कम। टेम्परेचर होता है ज्यादा। तो उस केस में देखो क्या बन जाएगा, यहां पे क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, और मान लिया कि यहां पे H जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? CH2Br। इसी को हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक प्रतिस्थापन। या फिर अगर क्लोरीन के साथ इसी को करा दिया तो यही क्या बन जाएगा? ये चेंज हो जाएगा किसमें? किसमें चेंज हो जाएगा? ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 यहां पे Cl आ जाए, मतलब Br आ जाए या Cl आ जाए, राइट? तो इसी को हम बोलते हैं क्या? एल्कीन में एलाइलिक प्रतिस्थापन। एल्कीन में एलाइलिक प्रतिस्थापन। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब ये कब होता है? ये अभिक्रिया कब होती है? ये अभिक्रिया होती है कब? इसके लिए आदर्श परिस्थिति क्या है? उच्च ताप होना चाहिए, या फिर Cl2 और Br2 की सांद्रता क्या होनी चाहिए? सांद्रता कम होनी चाहिए, या तो इस पर NBS या फिर NCS उपस्थित होना चाहिए। या तो उच्च ताप के साथ Cl2 Br2 की सांद्रता कम हो, और या तो NBS और NCS उपस्थित हो। अब ये NBS और NCS क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। तो एल्कीन में एलाइलिक प्रतिस्थापन में क्या होता है? sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्लोरीन या ब्रोमीन से प्रतिस्थापित हो जाता है, राइट? और इसके लिए क्या परिस्थिति होती है आदर्श? ताप उच्च होना चाहिए क्लोरीन या ब्रोमीन का, यहां पे सांद्रता कम होनी चाहिए, या फिर NBS या NCS उपस्थित होना चाहिए।
राइट। अब आओ देख लेते हैं, ये अभिक्रिया जो होती है ना, मुक्त मूलक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? यह अभिक्रिया कौन सी क्रियाविधि को फॉलो करती है? यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि के अनुसार होती है। क्रियाविधि के अनुसार होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि के अनुसार होती है, राइट। अब यहां देखो, ये जो कंपाउंड है ना, इसको बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, और इसी को शॉर्ट के फॉर्म में क्या बोला जाता है? एनबीएस बोला जाता है ना। इसी की जगह अगर हम क्लोरीन लगा दें नाइट्रोजन से, इसमें हम यहां पे क्लोरीन लगा दें, तब इसको क्या बोलेंगे? एन क्लोरो सक्सिनामाइड, जो शॉर्ट में इसको क्या बोला जाएगा? NCS। और ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों ही यहां पे मुक्त मूलक देने का काम करते हैं। दोनों ही क्या करेंगे? दोनों ही मुक्त मूलक देते हैं, दोनों ही यहां पे मुक्त मूलक देने का कार्य करते हैं। क्लियर है बच्चों? ये आइए देखते हैं, अगर हम ये रिएक्शन देखें, ये देखो, मान लो कि मेरे पास यहां पे ये एल्कीन है, इस एल्कीन की रिएक्शन मैंने ब्रोमीन के साथ करा दी। कब? जब टेम्परेचर मेरा 500 डिग्री सेल्सियस है। यहां पे देखो, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये एलाइलिक पोजीशन है, तो Br कहां आकर के जुड़ जाएगा? यहां पे जुड़ जाएगा। इसी जगह अगर हम यहां पे एक मिथाइल समूह लगा देते, ये देखो मिथाइल समूह लगा देते, और इसकी अभिक्रिया अगर हम NBS से करा देते, तो अब ये Br यहां लग जाएगा, राइट। कुछ समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास यहां पे ये प्रोपीन है और इस प्रोपीन की रिएक्शन हम NCS से करा देंगे, क्या बनेगा? एलाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर एग्जांपल, ये सेकंड नंबर एग्जांपल, ये थर्ड नंबर का एग्जांपल एलाइलिक प्रतिस्थापन का हो गया। राइट। क्लियर है? अब आपके दो अलग टॉपिक बचे हुए हैं, एक है एल्काइन और एक है बेंजीन। तो मैं, हाँ, अब लास्ट इसको कर तो दिया, तो अब आइए देख लेते हैं एक बार पीछे आपने क्या क्या चीजें करी हुई हैं। एक बार वापस से आइए, सारे स्लाइड को मैं आपको दिखा देता हूं, आप इसको देख लीजिए। यहां से ये देखो, हमने यहां से शुरू किया था लेक्चर 6 को, जिसमें हमने ये देखा कि एल्कीन का हैलोजनीकरण कैसे होता है, इसके बहुत सारे हमने पॉइंट देखे। फिर इसके बाद यहां पे अगली रिएक्शन ऑक्सीकरण हमने देखा, राइट। फिर इसके बाद ये देखो एडिशन कराया, है ना, फिर ऑक्सीकरण करवा दिया, और लास्ट में हम लोगों ने एलाइलिक प्रतिस्थापन भी कर लिया। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। कल हम एल्काइन को स्टार्ट करेंगे, राइट। कल हम लोग एल्काइन स्टार्ट करेंगे। ट्वेंटी सेकेंड को हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, राइट।
अरे यादव शांत रह। ओके, गुड नाइट टू एवरीवन, बाय।